वेलकम टू माय चैनल। आपका लच्छा तर्क में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे क्लास 11 के चैप्टर 6 के वसंत दारू तथा शरद दारू आई मीन स्प्रिंग जाइलम एंड विंटर जाइलम। ठीक, तो कैम्बियम की क्रिया शरीर क्रियात्मक तथा पर्यावरणीय कारकों से नियंत्रित होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु समान नहीं रहती है। बसंत के मौसम में कैम्बियम बहुत सक्रिय होता है और अधिक संख्या में वाहिकाएं बनाती है, जिसकी गुहिका चौड़ी होती है। बसंत के मौसम में बनने वाली काष्ठ को बसंत दारू अथवा अग्र दारू कहते हैं। सर्दियों में कैम्बियम कुछ कम सक्रिय होते हैं और संकरी वाहिकाएं बनाते हैं। इस काष्ठ को शरद दारू अथवा पश्च दारू कहते हैं। बसंत का हल्का रंग हल्का होता है तथा इसका घनत्व भी कम होता है। शरद दारू गहरे रंग की होती है और उसका घनत्व भी अधिक होता है। दो प्रकार के काष्ठ एकांतर सकेंद्र वलय के रूप में होते हैं, जिन्हें वार्षिक वलय कहते हैं। आप इन वार्षिक वलयों को गिनकर वृक्ष की आयु का अनुमान लगा सकते हैं। आप लोग पहले ही चैप्टर में पढ़े होंगे कि वृक्ष की आयु को मतलब पता लगाने के लिए एक विधि होती है, उसके वलय को मतलब उसके कॉर्टेक्स को गिन लिया जाए कि वो कितना है, तो हमें पता चल जाता है। तो फिलहाल आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गई हो। अगर नहीं समझ में तो मैं एक बार और फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो कह रहा है कि कैम्बियम की क्रिया शरीर क्रियात्मक तथा पर्यावरण कारकों के द्वारा नियंत्रित होती है। जैसे कैम्बियम बढ़ने की जो क्रिया होती है वो शरीर क्रियात्मक तथा पर्यावरणीय आई मीन इन्वायरमेंटिक जो फंक्शन होते हैं, केस होते हैं, उससे भी डिपेंड करती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु समान नहीं रहती है। जैसे कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, तो यहाँ की जलवायु हमेशा बदलती रहती है। तो बसंत मौसम में कैम्बियम बहुत अधिक सक्रिय होता है और अधिक संख्या में वाहिकाएं बनाता है, जिसकी गुहिका चौड़ी होती है। बसंत के मौसम में बनने वाली काष्ठ को बसंत दारू अथवा अग्र दारू, क्योंकि पहले बसंत ऋतु में जो बनेगी उसको ज़्यादा बनेगी तो उसको क्या कहेंगे, अग्र दारू। सर्दियों में बनने वाले को कम सक्रिय होती हैं तो और संकरी वाहिकाएं बनाती है। इस काल को शरद दारू अथवा पश्च दारू कहते हैं। बसंत का रंग हल्का होता है और उसका घनत्व भी कम होता है। शरद दारू गहरे रंग का होता है और इसका घनत्व भी अधिक होता है। दो प्रकार के काष्ठ एकांतर सकेंद्र वलय के रूप में होते हैं, जिन्हें वार्षिक वलय कहते हैं। आप इन वार्षिक वलयों को गिन कर वृक्ष की आयु का अनुमान लगा सकते हैं। तो अगला पॉइंट है अंतःकाष्ठ तथा शरद दारू। लंबी आयु वाले वृक्ष में द्वितीयक जाइलम का अधिकांश भाग, विशेषतः तने का सक्रिय भाग अथवा सबसे भीतरी भाग काले भूरे रंग का हो जाता है। लंबी आयु वाले द्वितीयक जाइलम का अधिकांश भाग, विशेषतः तने का केंद्रित भाग अथवा सबसे भीतरी भाग काले रंग का हो जाता है और इसे अंतःकाष्ठ अथवा कठोर दारू कहते हैं। अंतःकाष्ठ में बहुत से कार्बनिक पदार्थ जैसे टेनिन, रेजिन, जल, गोंद, खूब बदबूदार पदार्थ की आवश्यक तेल होते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अंतःकोश में बहुत से कार्बनिक पदार्थ जैसे टेनिन, रेनिन, तेल, गोंद, खुशबूदार पदार्थ तथा आवश्यक तेल होते हैं। ये पदार्थ अंतःकाष्ठ को कठोर चिर अस्थायी बनाते हैं। अगर ये ना हो तो क्या आप सोच रहे हैं कि अंतःकाष्ठ क्या मजबूत रहेगा? नहीं, कठोर नहीं रहेगा। कठोरता का कारण टेनिन और तेल, ये सब पदार्थ है जो इसको चिर अस्थायी लंबे समय तक अस्थायी और इसको कठोर बनाते और लकड़ी के सूक्ष्मजीवों तथा कीड़ों से भी इसको बचाते हैं। ये पदार्थ इस क्षेत्र में मृत तत्व होते हैं, जिनकी भित्ति बहुत ही लिग्निनी होती है। इसे हृद दारू कहते हैं। अंतःकोश पानी का संवहन नहीं करता है, यह केवल तने को यांत्रिक सहारा देता है। द्वितीयक जाइलम की परिधि क्षेत्र को रस दारू कहते हैं।
जो हल्के रंग का होता है और जिसमें सजीव पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं। यह मूल से पानी तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। क्या कह रहा है, यह केवल तने की यांत्रिक सहारा देती है। द्वितीयक जाइलम की परिधि क्षेत्र को रसदारू कहते हैं, जो हल्के रंग की होती है और सजीव पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं। यह मूल से पानी तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाती है। तो अंतःकाष्ठ के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब अगला पॉइंट है कार्क कैम्बियम। जैसे जैसे तने की परिधि में वृद्धि होती है, त्यों त्यों बाहरी वलकुट तथा बाह्य त्वचा की सतहें टूटती जाती हैं और उन्हें संरक्षी कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। तो जैसे जैसे तने में परिधि में वृद्धि होती है, वैसे वैसे हम बाहरी वलकुट तथा बाह्य त्वचा की सतहें टूटती जाती हैं और उन्हें नई संरक्षी कोशिकाओं की सतह की आवश्यकता होती है। इसलिए एक दूसरे मेरिस्टेमेटिक ऊतक तैयार हो जाता है, जिसे कार्क कैम्बियम अथवा कागजन कहते हैं। यह प्रायः वलकुट से विकसित होता है। तो जैसे जैसे तने की परिधि में वृद्धि होती है, त्यों त्यों बाहरी वलकुट तथा बाह्य त्वचा की सतह टूटती हैं और उन्हें नई कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। इसलिए एक मेरिस्टेमेटिक ऊतक तैयार होता है, जिसको कार्क कैम्बियम अथवा कागजन कहते हैं। यह प्रायः वलकुट क्षेत्र में विकसित होती है। यह कुछ सतही मोटी और संकरी पतली भित्ति वाली आयताकार कोशिकाओं की बनी होती है। कागजन दोनों ओर कोशिकाओं को बनाता है। बाहर की ओर की कोशिकाएं कार्क अथवा काग में बढ़ जाती हैं और अंदर की ओर कोशिकाएं द्वितीयक वलकुट अथवा काग अवस्था में विभेदित हो जाती हैं। तो क्या कह रहा है, कागजन दोनों ओर कोशिकाओं को बनाता है। बाहर की ओर कोशिकाएं कार्क अथवा काग में बढ़ जाती हैं और अंदर की ओर कोशिकाएं द्वितीयक वलकुट अथवा काग अवस्था में विभेदित हो जाती हैं। कार्क में पानी प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति में सुपरहीन पदार्थ जमा होता है। द्वितीयक वलकुट की कोशिकाएं पैरेन्काइमी होती हैं। कागजन काग तथा काग मिलकर परिचर्म बनाते हैं। कार्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण वलकुट की बाहरी परत तथा बाह्य त्वचा पर दबाव पड़ता है। तो क्या द्वितीयक वलकुट की कोशिकाएं पैरेन्काइमिकी होती हैं और कागजन काग तथा काग मिलकर परिचर्म बनाते हैं। कागजन काग तथा काग मिलकर के परिचर्म बनाते हैं। कार्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण वलकुट को बाहरी परत तथा बाह्य त्वचा पर दबाव पड़ता है और अंततः ये परतें मृत हो जाती हैं और उतर जाती हैं। क्रियाशील कार्क कैम्बियम के बाहर जितनी भी मृत कोशिकाएं हैं, वे साल्वल्क बनाते हैं। साल्वल्क एक गैर तकनीकी शब्द है जो वाहिका कैम्बियम से बाहर तक के ऊतकों को संदर्भित करता है। अतः इसमें द्वितीयक फ्लोएम भी शामिल है। मौसम की शुरुआत में जो छाल बनती है उसे प्रारंभिक या कोमल छाल कहते हैं और मौसम के अंत में जो छाल बनती है उसको पश्च या कठोर छाल कहते हैं। तो क्या साल्वल्क की रचना के विभिन्न प्रकार को सम्मिलित कोशिकाएं के नाम लिखें। आपको ये एनसीईआरटी में दिया है क्वेश्चन, आपको इसको कमेंट करके बताना है कि साल्वल्क की रचना विभिन्न प्रकार की सम्मिलित कोशिकाओं के जो कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं उसके आपको नाम बताने हैं कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ बताइएगा, हम देखेंगे कौन कौन सही बताता है। कुछ क्षेत्रों में कागजन कार्क कोशिकाओं की बजाय बाहर की ओर पैरेन्काइमी कोशिकाएं बनाता है। ये पैरेन्काइमी कोशिकाएं बाह्य त्वचा पर फट जाती हैं और लेंस के आकार के छिद्र बनाती है, जिसे वातरन कहते हैं। ये बाहरी वायुमंडल तथा तने के भीतरी ऊतक के बीच गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ये अधिकांश काष्ठीय वृक्ष में आते हैं। और क्या कर रहा है, कुछ क्षेत्रों में कागजन कार्क कोशिकाओं की बजाय बाहर की ओर पैरेन्काइमी कोशिकाएं बनाते हैं। ये पैरेन्काइमी कोशिकाएं फट जाती हैं और लेंस के आकार के छिद्र बनाती हैं, जिसे वातरन कहते हैं। ये बाहरी वायुमंडल तथा तने के भीतरी ऊतकों के गैसों के आदान प्रदान करते हैं। ये अधिकांश काष्ठीय वृक्ष में पाए जाते हैं।
तो यहाँ पे देखिए बाह्य त्वचा, ये वातरंध्र और तथा छाल सल्क की संरचना दी गई है। तो वातरंध्र पूरक कोशिकाएं, कार कैम्बियम और द्वितीयक वल्कोट। और ये छाल वल्क है, ये देखिए छाल का वल्क है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अब हम चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।